हेलो दोस्तों, आज हम सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 30 पढ़ेंगे हिंदी में। तो इसमें है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण एक लंबा सफर तय कर चुका है। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच और अधिक प्रतिस्पर्धा से दोनों के लिए विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें वैश्वीकरण एक लंबा सफर तय कर चुका है। ठीक है। वैश्वीकरण और उत्पादकों में क्या हुआ, जो हमारे स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच और अधिक प्रतिस्पर्धा से दोनों के लिए विशेष रूप से क्या हुआ, जो हमारे स्थानीय जो प्रोड्यूसर्स है, जो सामान बनाते हैं, और जो विदेशी है जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे देश में आके अपना सामान बेच रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या हो गया है, प्रतिस्पर्धा हो रही है कि आखिर किसका सामान ज़्यादा बिकेगा और कौन जो मतलब कम रेट पे अपना सामान बेच सकता है। वैश्वीकरण है क्या, यही वैश्वीकरण है, जिसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर अपना सामान आसानी से बेच सकती है। तो उसमें क्या हुआ, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के धनी वर्ग को उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। धनी वर्ग के उपभोक्ताओं कैसे लाभ हुआ है कि जो उपभोक्ता लोग हैं अब वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर जो विदेशी सामान है और जो स्थानीय सामान है उसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा उनके लिए ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। तो लोग क्या करते हैं, वही चीज़ें खरीदते हैं जो उन्हें सस्ती पड़े और जो उन्हें अच्छी भी लग जाए। तो वैश्वीकरण में किसका ज़्यादातर लाभ हुआ है, धनी वर्ग के उपभोक्ताओं का लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के सामने अब पहले से अधिक विकल्प है। वही मैंने कहा कि जो उपभोक्ता है यानी जो कस्टमर्स है उनके पास क्या है, अब ज़्यादा ऑप्शन है, ज़्यादा विकल्प है कि वो उन्हें ये चीज़ पसंद ना आए तो वो दूसरा सामान खरीद सकते हैं, उन्हें इंडिया का सामान नहीं पसंद आए वो चाइना का सामान खरीद सकते हैं, जापान का सामान खरीद सकते हैं, कहीं का भी सामान आप खरीद सकते हैं। वे अब कई उत्पादों के लिए बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतों का आनंद लेते हैं। क्या है कि वो बेहतर गुणवत्ता यानी किसकी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, कौन कितना अच्छा ज़्यादा सामान चल सकता है, वो उसकी बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत यानी कौन कम कीमत पर सामान है। कोई भी कस्टमर होता है तो वो दुकान जाता है तो यही करता है कि कौन सा जो मैं ज़्यादा सस्ता मिल जाए ताकि मेरे बजट पे भी असर ना पड़े, और ये भी देखे कि उसकी गुणवत्ता अच्छी है भी कि नहीं है। वो अगर ख़राब हो तो क्या सामान खरीदेगा, नहीं। ज़्यादा अच्छा सामान और कम दाम पे, यही खरीदना उपभोक्ता का काम है। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन जो उत्पादक और श्रमिक है, कौन से, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, भारत में वैश्वीकरण का असर क्या है। तो जो भारत के जो उत्पादक और श्रमिक है उन पे वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं पड़ा है। जो उपभोक्ता लोग हैं उनके पास तो अच्छा विकल्प आ गया है, तो वो आराम से क्या करते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाला सामान खरीद लेते हैं और सस्ता सामान खरीद लेते हैं। लेकिन जो इंडिया के वर्कर्स है, जो उनके उत्पादक है, वो क्या सामान खरीदेंगे, वो तो उनको तो अपना रोजी रोटी चलानी है। तो उनका हम देखते हैं कि उनके ऊपर क्या असर पड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रभाव। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर जो प्रभाव है वो देखते हैं। उद्योगों में सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड या बैंकिंग जैसी सेवाओं का निवेश बढ़ा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया है, जो उद्योग में यानी कि जो भी हमारे यहाँ फैक्ट्रीज है उसमें क्या हुआ है, सेलफोन यानी कि मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी टीवी, मोबाइल्स, वायर, जितने भी ये सब सामान है इलेक्ट्रॉनिक सामान से, उस सब में क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का असर होने लगा है। यानी बहुत सारी ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड या बैंकिंग जैसी सेवाओं पे क्या है, निवेश बढ़ा, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उसमें अपना निवेश किया है। उपरोक्त उद्योगों में नई नौकरियों का सृजन हुआ है। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना उद्योग लगाया, जब उन्होंने उसमें निवेश किया तो क्या हुआ, बहुत सारी जो नौकरियां थी, नई नई नौकरियां जो गई बनने लग गई। जब कोई भी कंपनी खड़ी होती है तो उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है ताकि उसमें कंपनी में काम हो सके। तो वही कह रहा है कि नई नई नौकरियों का सृजन हो गया। इन उद्योगों को कच्चे माल आदि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हुई। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे इंडिया में आकर किसी जगह पर अपनी कंपनी को उन्होंने लगाया है तो वो कुछ सामान बनाएगी तो उसके लिए कच्चे माल की ज़रूरत होगी। तो कच्चा माल जो उसकी जो आपूर्ति को पूरा कौन करता है, जो वहाँ पर स्थानीय कोई कंपनी होगी वो क्या करेगी, उस कंपनी को अपना सामान डिलीवर कर देगी। तो उससे क्या होगा, उनका अपने आप क्या होएगा, बेनिफिट होएगा और वो अपने आप कंपनियाँ समृद्ध हो जाएगी।
यानी उनके पास पैसा आ जाएगा। सेकंड क्या है, शीर्ष भारतीय कंपनियों पर उन्होंने नई तकनीक और उत्पादन के तरीकों में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को बढ़ाया है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हम क्या पढ़ रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां या वैश्वीकरण आने से देश में किन किन लोगों पे असर पड़ा है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो भारतीय कंपनियां हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ा है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने नई तकनीक और उत्पादन के तरीकों में निवेश किया। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसने क्या किया, जो नई तकनीक है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, यानी अपने पैसा लगाया, आप बनाइए हम आपको पैसा देते हैं। तो उससे क्या हुआ, उत्पादन मानकों का बढ़ाया, उससे क्या हो गया, उनका प्रोडक्शन जो हो गया, उत्पादन जो हो गया बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफल सहयोग प्राप्त किया। कुछ कंपनियां जो हमारी इंडियन कंपनी है उन्होंने, कुछ कंपनियों ने क्या किया, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ गई और उसके जुड़ने के साथ क्या किया, उनको भी सहायता प्रदान की और खुद भी उन्हें सहायता मिली। कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां खुद बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई है। कुछ भारतीय कंपनी जो कि खुद क्या बन गई है, बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी, यानी कि उन्होंने भी दूसरे देश में जाकर अपनी वहां पर फैक्ट्री खोली है। उदाहरण के लिए कौन कौन सी कंपनी है, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, आईटी जैसे उद्योगों को सेवा प्रदान करने के अवसर। और जो हमारे आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर से यानी कि जो हमारे इंजीनियर्स वगैरह है वो भी क्या हो गए, उन्हें भी सेवा प्रदान करने का अवसर मिलेगा। कोई भी कंपनी खुली है तो उसमें इंजीनियर्स की भी जरूरत होगी कि आप आइए हमारी मशीनें को सेटअप कीजिए, मशीनें लगाइए, मशीनों में कोई प्रॉब्लम है उसे देखिए। तो वो सब कौन करेगा, आईटी सेक्टर हमारा करता है। थर्ड है, छोटे भारतीय निर्माताओं पर क्या असर पड़ा है, ये देखते हैं हम। छोटे भारतीय निर्माताओं पर क्या असर पड़ा है। बहुत से छोटे निर्माताओं के लिए वैश्वीकरण ने कुछ चुनौतियां पेश की है। वैश्वीकरण ने क्या किया, जो छोटे निर्माता है जिनके पास ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, ज़्यादा पैसे भी नहीं है, उनके लिए क्या आ गई, बहुत सारी चुनौतियाँ आ गई। कैसी चुनौती आ गई है, देखते हैं। छोटे निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा के कारण कड़ी टक्कर मिली है। छोटे निर्माताओं को क्या मिली है, कड़ी टक्कर मिली है। बैटरी, कैपेसिटर, प्लास्टिक खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद, तेल कुछ उदाहरण है। यानी जो ऐसे निर्माता हैं जो बैटरी बनाते हैं, कैपेसिटर्स बनाते हैं, प्लास्टिक के खिलौने बनाते हैं, टायर, डेयरी के उत्पाद बनाते हैं, इन सब में क्या हुआ, बड़ी टक्कर मिलने लगी। कैसे, कुछ ऐसी कंपनियां या फिर मान लो कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, सामान आ रहा है, और लेकिन जो छोटे वर्कर्स हैं, छोटे जो निर्माता है उनको क्या कर रहे हैं कि वो अपना मान लीजिए कुछ 100 यूनिट वो बनाते हैं, एग्जाम्पल में 100 यूनिट बनाते हैं, और कोई दूसरी बड़ी कंपनी को क्या करी, 1000 यूनिट बना रही है और क्या कह रही है कि हम आपको इतने में दे देंगे, उससे कम दामों में दे देगा। तो क्या होगा, जो छोटा व्यापारी हो क्या कर पाएगा, उसका सामान नहीं बिकेगा। तो उसमें क्या होगा, उसके लिए बहुत चुनौती वाली बात आ गई। इनमें से कई इकाइयों ने कई श्रमिकों को रोजगार देने के लिए बंद कर दिया। यानी क्या कह रहा है कि जब वैश्वीकरण आया तो इनके लिए बड़ी टक्कर हो गई, तो इनकी यूनिट जो थी या फिर इनकी जो फैक्ट्रीज थी वो क्या हो गई, बंद हो गई, क्योंकि उनके पास तो काम है ही नहीं। जब वो खुद ही उन्हें काम नहीं मिला तो वो और अपने श्रमिकों को क्या काम देंगे। अधिकांश नियोक्ता श्रमिकों को लचीले ढंग से रोजगार देना पसंद करते हैं जिन्हें नौकरी का नुकसान होता है। अधिकांश नियोक्ता का मतलब है जो काम पर लगाने वाले या जो मालिक लोग हैं वो क्या करते हैं, श्रमिकों को लचीले ढंग से रोजगार देना पसंद करते हैं। लचीला ढंग का मतलब है वो उन्हें क्या करेंगे, कम सैलरी देंगे कि हम आपको ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे सकते, हम आपको इतनी तनख्वाह, थोड़ी तनख्वाह दे सकते हैं। और वो क्या करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि हम आपको परमानेंट नौकरी पे भी नहीं रखेंगे, स्थायी नहीं रखेंगे, हम आपको अस्थायी रखेंगे, यानी जब हमारा मन करे हम आपको निकाल सकते हैं, ऐसा होता है। तो इनसे क्या होगा, उनके नौकरी का भी नुकसान होगा। किनका, जो हमारे छोटे निर्माता हैं और जो श्रमिक वर्ग हैं उनको नुकसान हुआ। देखो, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो तो आराम से अपना सामान बेच रही है, वो और उसके आसपास में जो भी कंपनियां है वो भी समृद्ध हो गई है। जो भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने क्या किया, वो खुद बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई है वैश्वीकरण आने के बाद से। लेकिन जो छोटे भारतीय निर्माताएं हैं उन पर क्या हुआ, उन पर बहुत असर पड़ा, उनके पास खुद उनकी नौकरी जाने लगी है, तो वो उनके श्रमिकों ने क्या किया, श्रमिकों को भी हटा दिया उन्होंने। अब देखिए सरकार ने क्या किया है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम।
सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, जिसे विशेष अधिक क्षेत्र SEZ कहा जाता है। ये क्या है? अधिक विशेष क्षेत्र है जिसे SEZ कहा जाता है। इसमें बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं जैसे विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। क्या कह रहा है कि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ये सरकार ने कुछ क्षेत्र बनाया है, उसकी स्थापना की है, जिसमें क्या है, बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। उसमें क्या है, वहाँ के एरिया में पूरा बिजली है, पानी है, सड़क परिवहन यानी कि पूरा अच्छे से रोडवेज है, भंडारण है, यहाँ पे कुछ सामान आपको रखना है तो वो भी रख सकते हैं। मनोरंजन के लिए भी सामान है कि आपको वहाँ पे कुछ पार्क्स लगा दिए, कुछ डिस्को वगैरह से लगा दिए, यानी मनोरंजन के लिए भी। और शैक्षिक सुविधाएं, अगर वहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं तो वो अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, यानी विश्व स्तरीय सुविधाएं आपको यहाँ पर हर सामान मिलेगा। आप यहाँ आइए। SEZ में उत्पादन इकाई रखने वाली कंपनियों को शुरुआती के 5 वर्षों के लिए कर का भुगतान नहीं करना पड़ता। क्या कहता है कि सरकार ने ये कुछ नियम लिए हैं क्या, कि जो ऐसे क्षेत्र, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, उसमें अगर आप कोई कंपनी, कोई विदेशी कंपनी अगर वहाँ पर खड़ी होती है तो उसे शुरुआत के 5 वर्षों के लिए कोई भी कर यानी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया, श्रम कानूनों में लचीलापन किया, यानी जो श्रमिक है, वहाँ जो वर्कर्स है, उनके लिए कुछ लचीलापन कर दिया, यानी कि आप उन्हें थोड़ी कम सैलरी पे भी आप उन्हें रख सकते हैं, ऐसा सरकार ने किया है। तो श्रमिकों को नियमित रूप से काम पर रखने के बजाय काम को तीव्र दबाव होने पर कंपनी छोटे अवधि के लिए लचीले ढंग से काम पर रखती है। क्या कहता है कि नियमित रूप से काम करने की बजाय, यानी कि परमानेंट नहीं, अस्थायी रूप से, यानी कुछ समय के लिए उसे वर्कर्स को रखेंगे और फिर जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम आपको निकाल देंगे, ऐसा रूल्स है ये कंपनी के लिए श्रम की लागत को कम करने के लिए किया जाता है। ये इसलिए रूल ऐसा बनाया गया है ताकि जो कंपनी है उसको श्रम की लागत, यानी जितने वर्कर्स अगर ज़्यादा आ गए हैं तो आपको ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। कुछ समय के लिए आपने वर्कर्स को रखा है, आप उन्हें आधी सैलरी दीजिए, आप उन्हें कुछ टाइम के लिए ही रखिए और फिर आप उसे निकाल दीजिए। फिर भी विदेशी कंपनियां अब भी संतुष्ट नहीं है, फिर भी जो विदेशी कंपनियां है वो संतुष्ट नहीं है, वो कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही है। यानी कि वो क्या सरकार से बोल रही है कि हमें और सस्ता डिमांड चाहिए, यानी कि हमें और ज़्यादा फायदे दिखाओ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, वो उस देश में जाती है जहां पर उन्हें सस्ता काम मिले, यानी कि जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया, जो भी उन्होंने कंपनी सेटअप की, उन्होंने क्या कहा कि वहां पर जो भी लोग वो उन्हें नौकरी पर दे रहे हो वो कम तनख्वाह ले और हमारा काम ज़्यादा करे। ऐसी और क्या करे, जो सरकार है वो कैसे कानून बनाए ताकि हमारी जो कंपनी है उसे भी कोई दिक्कत ना हो, हमें ज़्यादा टैक्स ना भरना पड़े। तो इन्हीं सब से बहुराष्ट्रीय कंपनी कहीं पर अपना सेटअप लगाते। तो जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो किस लिए है, ताकि सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं ताकि वो विदेशी जो निवेश है उसे आकर्षित करे। इस प्रकार सभी को वैश्वीकरण का लाभ नहीं हुआ है। पहले बताया गया कि सरकार ने क्या किया, वो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या कर रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का कैसा प्रभाव है, हमारे जो इंडियंस अच्छी कंपनी है जो खुद बहुराष्ट्रीय कंपनी में, उनका कैसा असर है, और श्रमिकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इस प्रकार फिर बताता है लास्ट में क्या, इस प्रकार सभी को वैश्वीकरण, जो सभी लोग हैं उन्हें वैश्वीकरण से समान लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। सवाल ये है कि सभी के लिए अवसर पैदा करने के लिए वैश्वीकरण को और अधिक निष्पक्ष कैसे बनाया जाए, यानी कि वैश्वीकरण तो है, सबको फायदा होना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए, उसके लिए अधिक निष्पक्ष कैसे बनाया जाए, यानी ना वो किसी और के पक्ष में हो, ना वो दूसरों के पक्ष में हो, ना वो हमारे पक्ष में हो, तुम्हें भी पूरा मिले हमें भी पूरा मिले, तुम्हारा भी फायदा हो हमारा ही फायदा हो, इस प्रकार से, और इसके लाभों को बेहतर तरीके से साझा किया जाए। इसके लिए सरकार की नीतियों को न केवल अमीर और शक्तिशाली बल्कि देश के सभी लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए सरकार ने सुनिश्चित कर सकती है कि श्रम कानून ठीक से लागू हो, यानी श्रम कानून जो उन्होंने कानून बनाया तो उसे अच्छे से लागू किया जाए। श्रमिकों को उनका अधिकार मिले, जो श्रमिक वर्ग है उन्हें उनका अधिकार मिले, उन्हें उनकी पूरी सैलरी मिले। यदि आवश्यक हो तो सरकार व्यापार और निवेश बाधाओं का उपयोग कर सकती है। सरकार क्या कर सकती है,
व्यापार और निवेश बाधाओं का उपयोग कर सकते हैं। ये उचित नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन क्या क्या कर सकती है, उचित नियम उठाने के लिए विश्व व्यापार संगठन से बातचीत भी कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों के संगठन के द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान और प्रतिनिधित्व ने व्यापार और निवेश संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया। इसे प्रदर्शित किया है कि लोग निष्पक्ष वैश्वीकरण के संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्या कहने का मतलब है कि बहुत सारे संगठनों ने क्या किया है, एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया, अभियान चलाया, प्रतिनिधित्व किया, जिससे जो व्यापार और निवेश संबंधित कुछ निर्णय हैं वो अच्छे से लिया जाए, उसे प्रभावित किया है, ताकि उस पर दोबारा सोच विचार किया जाए कि सबको सही प्रकार से निष्पक्ष वैश्वीकरण मिले। तो ये हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ है, क्या आप किस कथन से सहमत है? अपने उत्तर का समर्थन में 2 तर्क दीजिए। क्या कह रहा है कि जो वैश्वीकरण है उससे आप सहमत है कि नहीं है, कि इससे लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम देखते हैं इसका आंसर। मैंने इसका आंसर लिख रखा है, वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ है। वैश्वीकरण के कारण धनी वर्ग व शिक्षित वर्ग प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुए हैं, परंतु छोटे उत्पाद के निर्माताओं को बहुत हानि हुई और श्रमिक को आधे वेतन और छोटी अवधि के लिए काम पर रखा जाता है, जो कि उनके लिए न्याय संगत नहीं है। मैंने इसमें लिखा है क्या कि जो भी वैश्वीकरण है उससे क्या हुआ है, जो शिक्षित वर्ग है और जो धनी वर्ग उनको तो फायदा हुआ, लेकिन जो छोटे लोग हैं और जो श्रमिक है उनको क्या हुआ, उनको वेतन भी आधा कर दिया गया, और जो कि उनके लिए अच्छा भी नहीं है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, SEZ क्या है? उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कैसे योगदान दिया? SEZ अभी हमने पढ़ा था, विशेष आर्थिक क्षेत्र। SEZ क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र जिन्हें कहा जाता है। इनमें बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं जैसे विश्व स्तरीय हैं। यानी ऐसे क्षेत्र वो है जहाँ पर जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। SEZ के उत्पादन इकाई रखने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्ष के लिए कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा तथा श्रम कानूनों में लचीलापन दिया गया है, और ये सब कार्य विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए किया गया है। सरकार ने क्या किया है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ कानून बनाए हैं, और जिससे ताकि विदेशी निवेश क्या कहे, हमारे इंडिया की तरफ आकर्षित हो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रमन एक जूता बनाने वाले फैक्ट्री में एक स्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है। प्रतिस्पर्धा के कारण कारखाने बंद हो गए हैं। रमन जूता बनाने वाली कंपनी में काम करता था, प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हुआ, उसका कारखाना बंद हो गया, यानी उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, उसने अपनी नौकरी खो दी। अब उससे एक कंपनी द्वारा, दूसरी कंपनी ने उसे पहले वेतन के आधे पर काम पर रखा है, यानी जितना उसे पहले मिलता था अब उसको आधा मिलता है। जो अस्थायी आधार पर कम अवधि के लचीले ढंग से श्रमिकों को काम पर रखा गया, और उसे क्या किया गया है, अस्थायी रूप से रखा गया है कि आप हमारे पास थोड़े टाइम के लिए हैं, फिर हम आपको हटा सकते हैं। ऐसा है, उसकी अभी नौकरी चल रही है। रमन और उसके साथी कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव होगा और उन्हें किस तरह का नुकसान हो सकता है? रमन के साथ जो और कर्मचारी है जो उसके साथ काम करते थे, उन पर कैसा असर पड़ेगा और क्या उनके साथ होगा, देखिए। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, रमन पहले एक स्थायी कर्मचारी था, परंतु प्रतिस्पर्धा के कारण उसकी नौकरी खो गई। अब उसे आधे वेतन पे काम दिया गया है और उसकी नौकरी भी अस्थायी है। इसके कारण रमन की स्थिति पहले के मुकाबले खराब हो गई है। अब जब चाहे उससे मालिक क्या कर सकता है, काम से निकाल भी सकता है, क्योंकि उसकी नौकरी क्या है, अस्थायी है। उसके साथी कर्मचारी भी उसी की तरह है। वह भी रोज परेशान हुए कि ना जाने कब हमें काम मिलना बंद हो जाए, और इससे क्या होगा, उनको आर्थिक नुकसान होगा और उनका जीवन स्तर नीचे गिर जाएगा। क्या होगा, उनसे इनका जीवन स्तर नीचे गिर जाएगा, तो अपने आप क्या होगा, कंडीशन उनकी खराब हो जाएगी धीरे धीरे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निष्पक्ष वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता और न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? निष्पक्ष वैश्वीकरण क्या है और आपका इससे क्या अभिप्राय है? हम इसका आंसर देखते हैं। निष्पक्ष वैश्वीकरण एक न्याय संगत वैश्वीकरण है जो सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा। निष्पक्ष वैश्वीकरण क्या है? ये दोनों के लिए करेगा, कस्टमर्स के लिए भी और जो प्रोड्यूसर्स है यानी उत्पादक के लिए भी और उपभोक्ता के लिए भी, दोनों के लिए क्या है? न्याय संगत है, जो सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा एवं ये भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी अधिक हिस्सेदारी यानी सबको बराबर बराबर हिस्सा मिले, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता और न्याय सरकार द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है कि श्रम कानून ठीक से लागू और श्रमिकों को उनका अधिकार मिले। यदि आवश्यक हो तो सरकार व्यापार और निवेश बाधाओं का उपयोग कर सकती है और उचित नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से बातचीत भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको 10th क्लास की सारी वीडियोस मिल जाएगी। थैंक यू।